हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित बाली है। वेलकम बैक टू माय चैनल। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने नीरज चोपड़ा के ऊपर एक वीडियो बनाया है, मैं उस पर रिएक्ट करूंगा। अभी सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन ऐड कर देता हूं। मैंने अपनी स्क्रीन ऐड कर दी, अभी मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। पानीपत के पानी में कोई ऐसी खास बात है कि पानीपत के मोगली ने कायम करी पेरिस में एक नई मिसाल। इंडिया गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को दूसरी बार ओलंपिक्स की जीत में हार्दिक शुभकामनाएं। हाथ जोड़ के इनके जैवलिन का निशाना एक बार फिर जीत पर जाकर के लगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। बिजनेस मतलब बड़ा बिजनेस। आज इस पानीपत के मोगली से आपको बिजनेस लेसन भी सिखाऊंगा और जीवन के लेसन भी सिखाऊंगा। आज बताऊंगा अपने भाले से भारत का नाम रोशन करने वाले नीरज चोपड़ा की लाइफ जर्नी। पहले एशियन थे जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जैवलिन के अंदर, इंडिया ओनली ओलंपिक चैंपियन इन ट्रैक एंड फील्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, पद्मश्री अवार्डी। और जब इनका इंटरव्यू हुआ पिछली दफा 4 साल पहले, हिंदी में बात करने लगे। लोगों ने पूछा अंग्रेजी नहीं आती है आपको? बोले आती है, लेकिन जिनकी वजह से यहां पहुंचा हूं ना, अगर उनको मेरी जीत की खुशी समझ में नहीं आई तो क्या फायदा ऐसी जीत का। I would like to ask you a question that at times you would get frustrated because of that. भाई हेलो, हिंदी आती है आपको? अच्छा जी सर। हिंदी में पूछ लो यार। इतने देसी आदमी हैं, अपने आसपास के लोगों को इतना प्यार करते हैं। मुझे बस एक भाषा आती है, अपनों की भाषा। शुरुआत करते हैं 24 दिसंबर 1997 पानीपत के हरियाणा में खांडरा गांव में। एक जॉइंट फैमिली में इनका जन्म हुआ। 10 भाई बहनों में नीरज सबसे बड़े। बचपन से इनको ना, क्योंकि सबसे बड़े थे, तो शुरुआत का खूब दूध घी मलाई इन्हीं को खिलाया गया, क्योंकि शुरुआत इन्हीं से हुई थी। बाकी बच्चे पीछे आ रहे थे। नतीजा ये हुआ कि 11 साल की उम्र में आते आते 80 किलो के हो गए। फूल गए थोड़ा, और इतना फूल गए कि खेलने जाते तो 11 साल की उम्र में 80 किलो बहुत ज़्यादा होता है। बच्चे सारे जो इनको कभी बोले, बुरा नहीं मानिएगा, मोटा, हाथी, गेंडा और क्या क्या बोल के इनको चिढ़ाते थे, उनके साथ खेलता नहीं था। तो 11 साल की उम्र में ये डिप्रेशन में चले गए। और डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए इनके चाचा बड़े प्यारे थे। इनको क्रिकेट फुटबॉल खिलाने के लिए पानीपत के स्टेडियम ले गए। चाचा को था मैं इसको ना खेल कूद से बाहर निकालूंगा डिप्रेशन से। उन्होंने सोचा थोड़ा भागेगा, वजन भी कम हो जाएगा। अब वहां कुछ बच्चों को उन्होंने जेवलिन थ्रो करते देखा। चाचा को कहा कि भाई मैं भी यही खेलना चाहता हूं। पहली नजर में मन को भाला भा गया। वाह! चाचा ने मना कर दिया। अच्छा, इनका एक कारण था। चाचा सोच रहे थे कि जेवलिन थ्रो में भाई भागने वागने का चक्कर नहीं है, स्कोप कम है तो उसका वजन कम नहीं होगा। और चाचा को खेल की जानकारी नहीं थी, उनको भाला फेंकने का गेम ही समझ में नहीं आया। और डिप्रेशन से परेशान नीरज जानते थे कि ये वो गेम है जो अकेले खेला जा सकता है। कोई मुझे मोटा गेंडा नहीं बोलेगा, कोई मुझे छेड़ेगा, तंग करेगा नहीं, क्योंकि फुटबॉल क्रिकेट में सबके साथ खेलना है। नीरज अड़ गए, बोले खेलूंगा तो यही खेलूंगा, अब तो केवल भाला फेंकूंगा। चाचा ने हार मान ली। बोला जेवलिन थ्रो के कोच को बोला नीरज को खेलने दो, कोई बात नहीं, खेलने दो उसको, अब इसको फेंकने दो भाला। हालांकि समझ में नहीं आया कि क्या होता है भाला। कोच ने मौका तो दिया, पर नीरज इतने मोटे थे कि जेवलिन उठा ही नहीं पाए। कोच ने कहा 6 महीने बाद आना बेटा, थोड़ा वजन कम करके आओ, 80 को 40 करके लाओ, उसके बाद भाला उठाना। उन्होंने कोच से 1 हफ्ते का समय मांगा। पूरा 6 महीना नहीं, 1 हफ्ता, 26 हफ्ते नहीं, 1 हफ्ता। घर वापस जाकर के प्रैक्टिस के लिए जेवलिन खरीदने की कोशिश करी। पिताजी को, चाचा जी को, चाची जी को, माता जी को, सबको रिक्वेस्ट किया कि जेवलिन आ रहा 11,000 रुपए का। अब डंडा 11,000 रुपये किसी को समझ में ना आया। चाचा ने सोचा 2-4 दिन में भूत उतर जाएगा, उसके बाद ये भाला बेकार हो जाएगा। नीरज जब उन्होंने मना कर दिया, भाई ठीक है, घर से ठीक थे, पर फिर भी 11,000 रुपये भाले के लिए है जी, क्या करेंगे? तो लेकिन नीरज निराश नहीं हुए। नीरज ने कहा कोई बात नहीं। अगले दिन सुबह उठे, गांव चले गए। गांव में जाकर के लकड़ी डंडे ढूंढने लगे, अलग अलग डंडे ढूंढने लगे। उसमें एक डंडा मिला उनको, उसके आगे खुरपी लगा दी, भारी डंडा, बढ़िया खुरपी। उठा के जेवलिन का जुगाड़ तैयार किया और फेंकना शुरू किया। रात दिन प्रैक्टिस, रात दिन प्रैक्टिस, रात दिन प्रैक्टिस, रात दिन प्रैक्टिस। 1 हफ्ते के बाद स्टेडियम पहुंच गए। बोले कोच साहब एक मौका दे दो बस। कोच साहब ने कहा पकड़ो। तो इन्होंने जब भाला फेंका तो वहां जितने बढ़िया से बढ़िया फेंकने वाले थे उन सबको पार कर गए हैं। 26 हफ्ते नहीं, 1 हफ्ता। और कैसे? गांव की लकड़ी पे डंडे पे खुरपी जोड़ के। ये देख के कोच बहुत खुश हुए, हैरान भी हो गए। उन्होंने एडमिशन दे दिया। उन्होंने कहा तू आ जा भाई, आ जा। अब नीरज का एडमिशन हो गया। इतना अच्छा खेलने लगे कि कोच ने बोला कि अब तुम अपना भाला खरीदो। मालूम चला भाला 12,000 रुपये का आ रहा है।
जो भाला स्टेडियम लेवल का है 12,000 रुपए का है। घर की हालत ठीक थी, लेकिन फिर मैं वही बता रहा हूँ, इतनी ठीक नहीं थी कि 10 बच्चों में एक बच्चे पे इतना पैसा खर्च कर दे। तो माता पिता के लिए कठिन फैसला था कि महंगा भाला दिलाएं या नहीं दिलाएं। बैट बॉल होता, दिला भी देते, बाकी 9 बच्चों के भी काम आ जाता। लेकिन नीरज के अंदर जब सीखने की इच्छा देखी और डिटर्मिनेशन भयंकर, तो पैसों का जुगाड़ करना शुरू किया उन्होंने। 3 दिन तक पिताजी गांव में अपने दोस्तों से मिलते रहे, भाई कुछ थोड़ा उधार मिल जाए, उधार मिल जाए, उधार मिल जाए, उधार मिल जाए। बेटा बहुत अच्छा खेलता, बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। गया भी आगे, लेकिन उस समय किसी को ये गेम समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ के लोग क्रिकेट के अलावा कुछ जानते नहीं थे, या कुश्ती कर लेते थे। हरियाणा के हैं तो कुश्ती कर लेंगे तरह तरह की। अब भाले पे बल्ला भारी पड़ रहा था, भाई बल्ला दिला दो, भाला रहने दो। लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो पिता ने अपनी साइकिल बेच दी। जेब के आगे जुनून को हारने नहीं दिया, जुनून को जिताया, जेब को हराया। साथ में घर का एक सोफा भी बेच दिया। साइकिल से कितने पैसे आते? जब सोफा साइकिल दोनों बेचे 15,000 रुपये इकट्ठे हुए और मेरठ ले गए। और मेरठ बिठा के ले गए, वहाँ जा करके बिल्कुल वहाँ जाके नेशनल लेवल पे जो स्टेडियम में यूज होने वाला जैवलिन है ना, सबसे अच्छी क्वालिटी का लेके आया। पूरे रास्ते नीरज चिपका के रखे जैवलिन को, यूँ छाती से चिपका करके रात को आकर के सोए। सुबह उठते ही स्टेडियम पहुंच के दोपहर तक थ्रो पे थ्रो, ना खाना ना पीना ना कोई ब्रेक, ना थ्रो पे थ्रो। उनकी उम्र के औसत बच्चे जो होते थे वो हफ्ते में 3 दिन प्रैक्टिस पे आते थे, या तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे या ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, और 2 घंटा प्रैक्टिस करते थे। यानी कि टोटल हफ्ते में 6 घंटा, और नीरज एक ही दिन में 6 घंटा करते थे। एक ही 3 ही काम थे टोटल, एक तो नहीं बोलूँ, 3 काम थे। स्कूल जैवलिन रेस्ट, स्कूल जैवलिन रेस्ट, स्कूल जैवलिन रेस्ट, स्कूल जैवलिन रेस्ट। सुबह स्कूल, दिन भर जैवलिन, रात को रेस्ट। अब क्या हुआ, 11 साल की उम्र में जब खेलना शुरू किया तो 12 साल की उम्र में सारे मैच जीतने लग गए। 13 साल की उम्र में डिस्ट्रिक्ट चैंपियन, फिर स्टेट चैंपियन होने लगे। आगे की ट्रेनिंग के लिए उनको पंचकुला जाना था, पर पंचकुला की एकेडमी में कोई स्पेशलाइज्ड कोच नहीं था। अब 1 घंटा तो खुद ही प्रैक्टिस करते, लेकिन टेक्निक चाहिए थी, और टेक्निक वाला कोच नहीं था कोई। तो उन्होंने कहा यार दिमाग लगाते हैं, यूट्यूब पे सीखते हैं। पर पैसे नहीं थे, मोबाइल खरीदना है, मोबाइल के पैसे नहीं। पंचकुला में ढाबे के अंदर नौकरी करी, बर्तन धोना, खाना परोसना। 3 महीने तक खूब नौकरी करने के बाद थोड़े पैसे इकट्ठे किए, सस्ता मोबाइल खरीद लिया, और फिर तो यूट्यूब चालू। और मैच में चेक चैंपियन थे, चेक एक कंट्री, चेकोस्लोवाकिया, उसके जो चैंपियन थे जेन जेलेंजी, उसके वीडियो देखने शुरू किया। उसकी टेक्निक, उसके हाथ, उसके एंगल, उसका फोकस, उसके फुटस्टेप, उसकी स्पीड, उसका थ्रो, और कैसे जाता और कैसे रुकता और कैसे फेंकता है। एक ही वीडियो को बार बार देखते थे, स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करते थे, साथ में डायरी रखते थे, पूरे नोट्स बनाते थे, स्ट्रैटेजी, टेक्निक, इंप्रूवमेंट एरिया, सब कुछ देखते रहे। कोई एक्सपेंसिव इक्विपमेंट नहीं, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं, मोबाइल में देख के सीख गए। पर भाई लोगों, एक बात बताता हूं, फॉर्मल ट्रेनिंग और यूट्यूब ट्रेनिंग में, यूट्यूब ट्रेनिंग से हर आदमी सफल नहीं होता है। बिजनेस में मेरे पास कई एंटरप्रेन्योर आते हैं जिनके पास अच्छा आइडिया तो होता है, डिटर्मिनेशन भी होता है, लेकिन आइडिया एग्जीक्यूट नहीं कर पाते यूट्यूब पे देख देख करके। ये होता है फॉर्मल ट्रेनिंग वर्सेस यूट्यूब ट्रेनिंग। हर आदमी नीरज चोपड़ा नहीं है। लीडरशिप फन प्रोग्राम से हम एंटरप्रेन्योर्स को इंप्लीमेंटेबल स्ट्रैटेजी देता हूं, ताकि उनका विजनरी लीडरशिप स्किल कैसे बिल्ड हो जाए, प्रोडक्ट इनोवेशन कैसे आए, रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या है, 5 होती है रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रैटेजी, हाई परफॉर्मेंस टीम कैसे तैयार कर दूं मैं, मार्केटिंग में अपनी विजिबिलिटी बिना पैसा खर्च करे कैसे बढ़ा दूं, ग्लोबल एक्सपेंशन मेथोडोलॉजीज क्या है, प्रॉफिट मार्जिन को कैसे मैनेज किया जाए। पूरे 1 साल हैंड होल्डिंग होती है। नीरज के पास फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन आपके पास है, ताकि हर बिजनेस का, हर नीरज चोपड़ा, बिजनेस का नीरज चोपड़ा, उसके सपने तो पूरे हो जाएं। आगे चलते हैं चौथी कहानी, टोक्यो ओलंपिक्स की। टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफिकेशन राउंड शुरू हुआ। उसी वक्त नीरज के एल्बो में ट्रेनिंग करते वक्त एक मेजर इंजरी हो गई, एल्बो के बल पे गिर गए थे, सर्जरी करानी पड़ी। और जब सर्जरी हुई तो एल्बो से बोन्स के टूटे हुए टुकड़े निकालने पड़े, एल्बो के बोन्स के टूटे हुए टुकड़े। करियर थ्रेटनिंग जर्नी थी, सबको पता था कि अभी वापस नहीं खेल पाएंगे। अपने थ्रोइंग आर्म से, जिस आर्म से वो फेंकते थे, उससे चम्मच नहीं उठा सकते थे, जैवलिन उठाना तो बहुत दूर की बात थी। चम्मच समझते हो ना, चम्मच कटोरी प्लेट में खाते हैं, उसको उठाना मुश्किल था। जैवलिन कहाँ से उठाएं? कई महीनों तक इनको ट्रेनिंग से दूर रहने को कहा गया, अस्पताल में रहने को कहा गया। उनको लगा यार ऐसे लेटा रहा ना तो जिंदगी में कभी नहीं खेल पाऊंगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने माइकल फेल्प्स वाला फॉर्मूला अपनाया। हार नहीं मानी, सर्जरी के तुरंत बाद बोले इसको छोड़ के बाकी बॉडी पार्ट्स की ट्रेनिंग तो कर लूं। सारे लोग इसी की ट्रेनिंग करते हैं कि इससे फेंकूं कैसे, मैं बाकी बॉडी पार्ट्स को पहले, जब तक ये ठीक नहीं होता उसको शरीर में जंग नहीं लगने दूंगा। 8 महीनों के बाद जनवरी 2020, कोविड से जस्ट पहले इंटरनेशनल कंपटीशन में 87.86 मीटर जैवलिन थ्रो करके टोक्यो ओलंपिक्स क्वालिफाई कर लिया। अब टोक्यो ओलंपिक्स जा सकते थे। ट्रेनिंग के लिए टर्की चले गए, पर हुआ क्या, कोविड का लॉकडाउन हो गया, वापस आ गए।
फिर से फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं, ऐसे में खिलाड़ी डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते। जब कोविड होता है सब घर बैठ करके उस समय खाली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेज फॉरवर्ड करते रहते हैं, भाई कोविड में ये करो, ये खाओ, ये पियो। कई लोग तो कह रहे थे कि कोविड में शराब पीने से कोविड के कीटाणु मर जाते हैं। ये वो सब करने की जगह पहले से भी ज़्यादा ट्रेनिंग करने लगे, पहले से ज़्यादा मेहनत कर, इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग को इन्होंने सरपास कर लिया, सुपरसीड कर लिया। वाह। अगस्त में पहुंच गए ओलंपिक्स में पार्ट लेने के लिए, टोक्यो चले गए। टोक्यो में क्वालिफाइंग राउंड से पहले ही उन्होंने टॉप परफॉर्मेंस दे दी थी। इंडिकेशन हो गया था, पूत के पांव पालने में दिखने लग गए थे। और ऐतिहासिक 7 अगस्त 2020 को 87.58 मीटर का वो भाला फेंका, इंडिया को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। पूरा भारत खड़ा हुआ था। वो 7 अगस्त को आज नेशनल जैवलिन डे माना जाता है। 13 साल की उम्र में डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन में ब्रोंज मेडल जीतने से लेकर के 23 साल की उम्र में इंडिया को पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाने तक, और वो भी भारत के नहीं, एशिया के पहले थे। इंडिया गोल्डन बॉय, इंस्पिरेशन टू थाउजेंड्स ऑफ यंग एथलीट इन द कंट्री। नीरज चोपड़ा। लर्निंग जब जोरदार हो तो लक्ष्य तक पहुंचना आसान हो जाता है, और आपकी लर्निंग बहुत जोरदार थी। अपनी स्टोरीज से मैं आपकी लर्निंग्स के ऐसे ही लेवल अप करता रहूंगा और आपको ऐसे ही सिखाता रहूंगा। आप भले ही मेरे पेड प्रोग्राम लीडरशिप फनल में ना आए, लेकिन फ्री वीडियोस तो कम से कम देखते रहे, पूरे भारत को दिखाए। और अगर थोड़ा सा भी हिम्मत करके लीडरशिप फनल में आ गए तो गेम उड़ाना बात मेरा काम है, क्योंकि बिजनेस का मतलब बड़ा बिजनेस। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए, ताकि मैं लर्निंग आप तक पहुंचाता रहूं। आपका धन्यवाद। अभी सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन रिमूव कर देता हूं। ये वीडियो देख के मजा आ गया। नीरज चोपड़ा की स्टोरी बहुत मोटिवेशनल है। मैं नीरज चोपड़ा को सैल्यूट करता हूं। नीरज चोपड़ा की मोटिवेशनल स्टोरी से हमें क्या लाइफ लेसन मिलते हैं? नीरज चोपड़ा की मोटिवेशनल स्टोरी से हमें 2 लाइफ लेसन मिलते हैं। सबसे पहला लाइफ लेसन जो हमें नीरज चोपड़ा की मोटिवेशनल स्टोरी से मिलता है वो ये है कि अगर हमारे अंदर जिद और जुनून होगा तो हम दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा गोल अचीव कर सकते हैं। दूसरा लाइफ लेसन जो हमें नीरज की स्टोरी से मिलता है वो ये है कि हम जब अपने गोल को अचीव करने के रास्ते पर चलेंगे तब सेटबैक्स तो आएंगे ही आएंगे। हमें सेटबैक से निराश नहीं होना, हमें सेटबैक से फाइट करके उनको ओवरकम करना है। हम सेटबैक से फाइट कैसे करेंगे? हम सेटबैक से अपनी डिटर्मिनेशन, करेज और विल पावर से फाइट करके, सेटबैक्स से ओवरकम करके अपने गोल को अचीव करेंगे। ये 2 लाइफ लेसन्स मिलते हैं हमें नीरज चोपड़ा की स्टोरी से। मैंने इस वीडियो की ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां जाना। आप सबसे पहले डॉक्टर विवेक बिंद्रा के चैनल को सब्सक्राइब करना और आप इस वीडियो के व्यूज को बढ़ाना। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा के ये वीडियो देखने के बाद नीरज की स्टोरी पूरी दुनिया को पता लगनी चाहिए। आप मेरा ये वीडियो लाइक और शेयर कर देना। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सो दैट नीरज की स्टोरी पूरी दुनिया को पता लगे। और आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।